गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि वीडियो वायरल होना चाहिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी यूनिक वीडियो इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब। गाइस एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, सबसे ज़्यादा विवादित, सबसे ज़्यादा गहमा गहमी में रहने वाला टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक जिस पे बच्चे तो बच्चे, टीचर्स भी बात करने से कतराते हैं। 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत टीचर्स को इसमें कंफ्यूज देखा है कि क्या एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की ज़ीरो हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो लॉजिकल वे में चीज़ों को समझेंगे, प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को समझेंगे, मैथमेटिकल वे में चीज़ों को समझेंगे, कई रिसर्च पेपर्स का रेफरेंस लेंगे, कई गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स का रेफरेंस लेंगे, एनसीईआरटी का भी रेफरेंस लेंगे, जिससे चीज़ों को समझ पाएँ कि क्या एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि क्या रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो हो सकती है। मैंने एक पोल कंडक्ट कराया था जिसमें 95% स्टूडेंट्स का मानना था कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती है और 5% स्टूडेंट्स का मानना था कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो हो सकती है। तो सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी है किस चिड़िया का नाम। तो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट पार्टिकल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि रिएक्टेंट पार्टिकल्स की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। टू रीच अप टू ट्रांजिशन स्टेट इसे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इसी को अपन एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट से कम ही होगी, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल होती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट से भी ज़्यादा होगी और इवन प्रोडक्ट से भी ज़्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में कौन ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है, ये हम आगे देखेंगे। तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो गई, एक्स्ट्रा एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और इसको आप, और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा है तो आप इसको ऐसे बोल दोगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आपकी क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी। और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड को आप एक्टिवेशन एनर्जी बोलोगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहलाती है। एंड व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट इज द मिनिमम टोटल एनर्जी दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट पार्टिकल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। और हमें पता है कि टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट रिएक्टेंट पार्टिकल को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरीके का ग्राफ देखें, ये ग्राफ देखें, तो जो मिनिमम टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसी को आप क्या बोल दोगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल दोगे। और ये क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए इसको आप एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हो। तो ग्राफ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट पार्टिकल टू रीच अप टू ट्रांजिशन स्टेट। और एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अपन को ये बात पता है कि रिएक्टेंट पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी तो सेम होगी पर उनकी काइनेटिक एनर्जी रेंज में होगी। हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा है, अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो फिजिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा, केटीजी में। उसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आप क्या कहते हो कि एक गैसियस सैंपल लेते हो तो उनकी जो स्पीड्स होती है वो अलग अलग होती है, स्पीड्स अलग अलग है, मतलब काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। तो तभी तो आप वी आर एम एस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल ये सब कैलकुलेट करते हो। तो अगर हम पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिकल की बात करें तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी तो सेम होगी पर काइनेटिक एनर्जी एक रेंज में होगी। तो हमें ये बात पता है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, बिकॉज थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम टोटल एनर्जी दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट पार्टिकल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। और टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी। भाई दो ही फॉर्मेट में आपकी एनर्जी होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये आपका जैसे कि ग्राफ बनता है, ये आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल तो उसकी है ही, प्लस ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है इसको क्या बोलते हो आप, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। और ये एक्टिवेशन एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। तो यहीं से आपका क्या आता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस
माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ही तो अपन की एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो किस फॉर्म में अपन को मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। यानी कि एक सैंपल में ओनली दोज रिएक्टेंट पार्टिकल विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी या बराबर होगी। ठीक है, तो एक गैसियस सैंपल में रिएक्टेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एक रेंज में होगी, लेकिन सिर्फ कौन से रिएक्टेंट पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी या बराबर होगी। एनसीईआरटी भी यही कहती है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट की बात हो रही है, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट की बात हो रही है। इंटरमीडिएट कहना थोड़ा सा गलत है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब वही जो एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है टू कन्वर्ट इनटू, टू रीच इनटू ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि रिएक्टेंट पार्टिकल को जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए टू रीच अप टू ट्रांजिशन स्टेट, उसी को आप क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। और ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्रोवाइड होती है। डेल्टा एच अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से आप कैलकुलेट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आप निकाल सकते हो कि कौन ज़्यादा होगा और कौन कम होगा। बहुत ही बेसिक सी बात है। ठीक है, तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एनसीईआरटी में भी दिया है कि सभी मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट होंगे, यानी कि सभी जो रिएक्टेंट पार्टिकल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, एक रेंज में होगी। और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी उन्होंने दिया हुआ है। तो उनका कहना है कि सिर्फ कौन से रिएक्टेंट पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी या बराबर होगी। तो अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी में बैरियर बोल देता हूँ तो सिर्फ वो पार्टिकल कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में जिनकी काइनेटिक एनर्जी इससे ज़्यादा है, यानी कि सिर्फ ऑरेंज वाले रिएक्टेंट पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। और जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है वो सभी रिएक्टेंट पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये बात एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, और ये इन्होंने बहुत बेसिक सी बात करी हुई है कि जो पीक है वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होता है, और इससे लेफ्ट जाने पे और राइट जाने पे, दोनों ही साइड जाने पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, घट जाते हैं। यानी कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होती है, जो पीक ऑफ कर्व होता है। और अगर हम इससे काइनेटिक एनर्जी कम करें या ज़्यादा करें तो उस पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में कम ही मिलेंगे। तो ये बात बहुत बेसिक सी है। आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में कहीं भी एक्टिवेशन एनर्जी का पॉजिटिव होना नेगेटिव होने के बारे में नहीं लिखा। बेसिक सा जो हमें आइडिया लगता है उससे यही लगता है कि एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। बेसिक सा, ये भी हमारा इनडायरेक्ट आइडिया है क्योंकि एनसीईआरटी ने कहीं मेंशन नहीं करा है। तो अब जो 95% बच्चे बोलते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती है, क्या क्या आर्ग्यूमेंट रखते हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट बहुत ही तगड़ा आर्ग्यूमेंट है कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो हो गई तो के ए के बराबर हो गया, मतलब हर कोलिजन विल रिजल्ट इन रिएक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। अरीनियस इक्वेशन ये लोग बताते हैं, के होता है रेट कांस्टेंट, ए होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ये लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, अरीनियस फैक्टर भी बोलते हैं इसे, ये रेट ऑफ टोटल कोलिजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर ए की वैल्यू ज़्यादा है, इससे हमें क्या पता लगता है कि रेट ऑफ टोटल कोलिजन अमंग रिएक्टेंट पार्टिकल्स भी ज़्यादा हैं। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो गई तो यहाँ से हम कह सकते हैं के ए के बराबर आ जाएगा, और के ए के बराबर आ गया मतलब रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ टोटल कोलिजन के बराबर हो गया। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि हर कोलिजन रिएक्शन में रिजल्ट कर रहा है, एवरी कोलिजन विल रिजल्ट इन रिएक्शन। तो ये लोग कहते हैं पॉसिबल नहीं है। और इसका एक रीज़न ये लोग देते हैं कि सिर्फ कुछ ही कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होते हैं, सारे कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते हैं। ठीक, कोलिजन थ्योरी का ये लोग रेफरेंस देते हैं और कहते हैं कि कुछ ही कोलिजन इफेक्टिव होते हैं। क्यों इफेक्टिव होते हैं कुछ ही कोलिजन? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि
सभी रिएक्टेंट पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ ही रिएक्टेंट पार्टिकल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, बराबर होती है, सिर्फ वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। साथ ही साथ ये पैरामीटर तो है ही, इसके साथ साथ ये पैरामीटर भी होना चाहिए कि पार्टिकल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करने चाहिए। सिर्फ कोलिजन से प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन में यानी कि स्टेरिक फैक्टर को भी ये कंसिडर करते हैं और ये कहते हैं कि दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक हो गया तो इफेक्टिव कोलिजन है, दोनों ही चीज़ होगी तभी इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। तो पहले को अगर हम थोड़ा और देखें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये बात अगर हम सोर्स एक बताऊं मैं, KL कपूर वॉल्यूम 5 में ये चीज़ दी हुई है बहुत ही अच्छे से कि ड्यूरिंग कोलिजन द मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आपका जब कोलिजन होता है तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। और मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कब होता है, जैसे कि ये रिएक्टेंट पार्टिकल है, ठीक है, ये आपका कहाँ तक गया, ये इसको पहुँचना है ट्रांजिशन स्टेट पे और फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सपोज यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना है, रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए जिससे वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचे और ट्रांजिशन स्टेट पे ही मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का मतलब कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। अरे भाई सीधी सी बात है, पुराने रिश्ते टूटेंगे, नए रिश्ते बनेंगे और ये चीज़ कहाँ होगी, ट्रांजिशन स्टेट पे होगी। ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है भाई, पुराना रिश्ता तो अगर तोड़ना है तो अनस्टेबल होना चाहिए ना अगर स्टेबल ही रिश्ता है तो फिर वो टूटेगा क्यों, ठीक है। तो पुराने बॉन्ड तोड़ने हैं तो एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, अनस्टेबल करना पड़ेगा ना, और अनस्टेबल मतलब ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना पड़ेगा, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना ज़रूरी है, इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए सब रिएक्टेंट पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, सिर्फ वही रिएक्टेंट पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है या बराबर होती है। तो यही ये बात कह रहे हैं कि द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और इन जनरल मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेड रीअरेंजमेंट, यानी कि वही रिएक्टेंट पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, बराबर है। तो अल्टीमेटली दस ऑल कोलिजन विल not lead to formation of product but only those collision which involve sufficient energy are expected to form product। मतलब जिनकी सफिशिएंट एनर्जी होगी वही इफेक्टिव कोलिजन होगा, जिनकी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी वो सभी कोलिजन इनइफेक्टिव होंगे। और काइनेटिक एनर्जी वाले पॉइंट के साथ साथ ओरिएंटेशन वाला फैक्टर भी है। तो पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन को एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि ट्वाइस NO2 हमारा कोलाइड करके N2O4 बना रहे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या है, NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, अगर ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ, ये कोलिजन इनइफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या होगा, इन्हें प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करना पड़ेगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करना पड़ेगा तभी इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा और प्रोडक्ट N2O4 हमारा बन जाएगा। क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन से साइड से ही जब कोलाइड करेगा तभी तो ये क्या बनेगा, हमारा बॉन्ड बना पाएंगे, वरना बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो चीज़ जरूरी है, काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर और प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला फैक्टर। इसलिए कहते हैं कि हर कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, हर कोलिजन रिएक्शन में रिजल्ट नहीं कर सकता है। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करा जा सकता है कि वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन क्या 1000 बॉल पे 1000 छक्के मार सकता है? क्या वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन 1000 बॉल में 1000 छक्के मार सकता है? थ्योरेटिकली मार सकता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मार पाएगा। चाहे कितना ही खराब बॉलर ले आओ, चाहे कितना भी बढ़िया बैट्समैन हो, रोहित शर्मा जैसा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन ही क्यों ना हो, लेकिन 1000 बॉल पे 1000 छक्के मारना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर इसी को इस तरीके से बोला जाए कि एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं, तो एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव का होना तो ऐसी बात हो गई कि एक बॉल पे 2 छक्के मार रहा है बैट्समैन, तो एक बॉल पे 2 छक्के अगर नहीं मार सकता तो एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव भी नहीं हो सकती इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। और अगर 1000 बॉल पे 1000 छक्के नहीं मार सकता तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो भी नहीं हो सकती। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है,
ठीक है। अगला आर्ग्यूमेंट जो ये लोग देते हैं वो देते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर जीरो हो गई तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी दो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस था। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का डिफरेंस ही हमारा क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी था। तो दो पोटेंशियल एनर्जी का अगर डिफरेंस था एक्टिवेशन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और जो ए है, ए हमारा क्या है? रेट ऑफ टोटल कोलिजन का आइडिया देता है। ये ऑलरेडी 10 की बहुत पॉजिटिव पावर में होता है, 10⁵, 10⁵ बहुत ज़्यादा 10 की पॉजिटिव पावर में होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये बढ़ता तो है लेकिन बहुत थोड़ा सा बढ़ता है। ऑलरेडी 10 की पॉजिटिव पावर में है तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा, और बेसिकली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तब जाके थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 10 की बहुत पॉजिटिव पावर में है। तो बहुत ग्रेजुअल बढ़ता है। 10 की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पावर में है। 1 करोड़ में अगर आप 1 रुपये जोड़ भी दोगे, 5 रुपये जोड़ भी दोगे तो वो लगभग 1 करोड़ ही रहेगा। सिमिलरली अगर टेम्परेचर घटाओगे थोड़ा सा घट जाएगा। अगर 1 करोड़ है, 1 करोड़ में थोड़ा सा 10-5 रुपये घटा भी दोगे तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। आप इसको नियरली कॉन्स्टेंट मान के चलोगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान के ही चलोगे। प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। तो सिंस अरीनेस इक्वेशन हम लोगों को पता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई आर और ए कैसा है? ई आर ए और ई ए हमारा क्या हो गया? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। ई और आर तो हमारा कांस्टेंट हो गया। ए और ई ए की हमने बात करी कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही आप मान के चलोगे। ई ए तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही, और ए का नेग्लिजिबल चेंज होता है इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो अगर टेम्परेचर बदलोगे तो के यानी कि रेट कांस्टेंट तो बदल ही जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर घटाओगे तो रेट कांस्टेंट घट जाएगा। ऐसा ये लोग बोलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये दोनों ही हमारे जो आर्ग्यूमेंट हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं, टू एन एक्सटेंट सही हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। तो सबसे पहले तो अब हम देखते हैं कि भाई जो लोग एक्टिवेशन एनर्जी को ज़ीरो बोलते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो हो सकती है, वो क्या क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं इसके फेवर में। जो 5% जनता है वो क्या आर्ग्यूमेंट देती है? तो सबसे पहले बहुत ही इसका तगड़ा आर्ग्यूमेंट है कि फ्री रेडिकल कपलिंग रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो होती है। बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल कहते हैं कि रिएक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट कर लेते हैं और इनकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है, ठीक है। जैसे कि CH3 रेडिकल है, CH3 रेडिकल है, ये C2H6 बना लेता है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाती है। लेकिन क्या ये सही है? तो अगर मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूं, ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स बहुत ही अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ध्यान रखें, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्टेंट नहीं है। आपको लैब में कहीं रेडिकल नहीं मिलने वाला कि आपने 2 रेडिकल लिए, लैब से उठाए, रिएक्शन करा दी। आपको रेडिकल को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट अगर बन रहा है तो ज़रूर मल्टी स्टेप की रिएक्शन होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। तो कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है रेडिकल को बनाने के लिए रिएक्टेंट पार्टिकल से। तो ऐसा बोल देना कि रेडिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो गई, ये तो गलत ही हो गया। दूसरा, अगर रेडिकल लेकिन एक बार बन गए तो उसके बाद वो स्पॉन्टेनियसली कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि वो एक्टिव स्पीशीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है उनकी, अनस्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो कंबाइन कर जाते हैं विद ऑलमोस्ट ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन ज़ीरो नहीं होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो और ज़ीरो में अंतर होता है। ऑलमोस्ट ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी और ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें, सपोज मीथेन का क्लोरीनेशन की बात करें, इसमें Cl2 फोटोलिसिस होता है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड होनी चाहिए, तब आपका रेडिकल बनेगा। और इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो नहीं है। फिर आपका जो Cl रेडिकल है ये फर्दर रेडिकल फॉर्मेशन करेगा। जब भी, ध्यान रखना, जब भी रेडिकल एक बार जनरेट हो गया तो रेडिकल रिएक्शन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। एक बार रेडिकल जनरेट हो गया तो मल्टीपल टाइम रेडिकल जनरेट अब होगा। तो फिर CH4 है, CH4 जब Cl रेडिकल के प्रेजेंस में आएगा तो यहाँ फिर 2 रेडिकल बनेंगे। अगेन आपका क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा, CH3 रेडिकल प्लस H रेडिकल आपका बन जाएगा। अगेन इस रिएक्शन की भी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं है, लेकिन जो रेडिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक H
H रेडिकल, एक Cl रेडिकल, रेडिकल जो कंबाइन हो रहे हैं, ये H रेडिकल और Cl रेडिकल मिलके जब HCl बना रहा है, इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो है। तो कोई भी रेडिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पहले तो जीरो नहीं होती है, और ऑलमोस्ट जीरो भी सिर्फ रेडिकल कपलिंग रिएक्शन या रेडिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होती है, लेकिन जीरो नहीं होती है। अब ऑलमोस्ट जीरो क्यों होती है? क्योंकि फ्री रेडिकल्स हैव हाई कपलिंग टेंडेंसीज। क्यों हाई कपलिंग टेंडेंसीज है भाई? अनस्टेबल है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए अगर CH3 रेडिकल है जिसका एक का आपका स्पिन क्लॉकवाइज है, दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो तुरंत कपलिंग कर लेंगे और आपका इथेन बना लेंगे। तो दो CH3 रेडिकल अगर अपोजिट स्पिन के कांटेक्ट में अपोजिट स्पिन वाले आपस में कांटेक्ट में आ गए तो तुरंत आपका कपलिंग हो जाएगी, कंबाइन कर जाएंगे और आपका इथेन बना लेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी इस वजह से इस रिएक्शन की ऑलमोस्ट जीरो है, पर जीरो नहीं है। फ्री रेडिकल की हाई कपलिंग टेंडेंसी होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं, इस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होती है, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होती है। तो ये आर्ग्यूमेंट अपने आप में ही रिजेक्ट हो गया कि फ्री रेडिकल कि कपलिंग रिएक्शन अगर है तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है। जीरो नहीं होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। और ऑलमोस्ट जीरो क्यों होती है ये बात भी अपन को समझ में आ गई। और जीरो क्यों नहीं होती है तो भाई ये बात तो अपने को समझ में आनी ही चाहिए। हमने जो ऊपर दो आर्ग्यूमेंट देखे वही दो ही आर्ग्यूमेंट इसका रीज़न है, ठीक है। तो वहाँ से अपन को ये बात समझ में आ जाएगी। बाकी रेडिकल रिएक्शन पे हम आगे भी एक बार बात करेंगे, ठीक है। एक बहुत ही फेमस बुक का क्वेश्चन है, मोस्ट फेमस प्रॉब्लम बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, नीट और IIT JEE के लिए जो है, उसमें एक क्वेश्चन दिया है जो कि लोग आर्ग्यूमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें थर्ड ऑप्शन आता है। और कैसे आता है कि यहाँ पे देखो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एक्टिवेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ग्राफ से हम बोल सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, वो क्या हो गई? बराबर हो गई। तो इस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो गई। भाई अपन का ये ग्राफ चलता था इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी क्या थी? ट्रांजिशन स्टेट थी। ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थी। जो एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इतनी ज़्यादा है कि पोटेंशियल एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के बराबर हो गई। यानी कि अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर ले आओ तो हमारी क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भी यही हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी भी यही हो जाएगी। और अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो गई तो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो गई। तो ये ग्राफ के तहत तो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो गई, लेकिन ये तो ऑन पेपर हुई, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस बात को समझते हैं। तो अगर मैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन करूं इसका, तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गई। मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बहुत बहुत ज़्यादा होगी। और हमें पता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के बराबर हो गई, मतलब रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तभी तो इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी उसकी खुद की है, ठीक है। तो रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और इतना ज़्यादा अगर अनस्टेबल रिएक्टेंट है तो आपको लैब में नहीं मिलने वाला। लैब में नहीं मिलेगा तो सिर्फ इंटरमीडिएट के फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि फ्री रेडिकल्स को तो इंटरमीडिएट के फॉर्म में अगर प्रोड्यूस हो सकता है तो उसके लिए इंटरमीडिएट आपको प्रोड्यूस करना है तो कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करना चाहते हो, इंटरमीडिएट आपको लैब में तो मिलने वाला नहीं है, तो इंटरमीडिएट के प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ एनर्जी और देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा। मल्टी स्टेप की ये रिएक्शन होगी। तो भाई वही चीज़ आ गई। और अगर आपका एक बार जैसे कि फ्री रेडिकल भी बन गया, सपोज इंटरमीडिएट में मैं तो कह रहा हूँ फ्री रेडिकल भी बन गया, तो फ्री रेडिकल अगर कपल कर रहे हैं तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी भी कौन सी जीरो है? क्लोज टू जीरो है, पर जीरो तो नहीं है। तो ये चीज़ फ्री रेडिकल कपलिंग रिएक्शन के लिए ही बेसिकली इन्होंने बोला है कि फ्री रेडिकल कपलिंग रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी का पैटर्न होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। लेकिन क्या है प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। फ्री रेडिकल कपलिंग रिएक्शन भी होगी तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होगी, क्लोज टू जीरो होगी। तो ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, पेपर पे तो पॉसिबल है, पेन पेपर पे कागज़ पे तो कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में क्या ये चीज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है। अगर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट
होगी तो ये रिएक्टेंट आपको लैब में मिलेगा ही नहीं, इंटरमीडिएट के फॉर्म में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इंटरमीडिएट को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ एनर्जी पहले से चाहिए, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तीसरा आर्ग्यूमेंट की बात करें तो एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाएगी। यानी कि उनका कहना है कि अगर टी इनफाइनाइट कर दो तो यानी कि वेरी वेरी हाई टेम्परेचर ले लो तो के ए के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। एवरी कोलिजन रिजल्ट, इसका के ए के बराबर हो गया मतलब रेट ऑफ टोटल कोलिजन रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गया, मतलब एवरी कोलिजन रिजल्ट्स इन रिएक्शन, और एवरी कोलिजन अगर रिएक्शन में रिजल्ट कर रहा है तो इनका कहना है एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये आर्ग्यूमेंट सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो टेम्परेचर बढ़ा लो, कितना ही कर लो, इनफाइनाइट कर लो, कुछ भी कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकती है क्योंकि रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदलेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का ज़ीरो होना टेम्परेचर बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा लो तो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाएगी। आर्ग्यूमेंट सरासर गलत है, तो ये आर्ग्यूमेंट भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, चौथा आर्ग्यूमेंट क्या है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कैटलिस्ट का यूज़ कर लो तो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाएगी, यानी कि कैटलिस्ट डिक्रीज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। बिल्कुल ठीक बात है। देयर बाय इंक्रीजिंग रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं और अल्टीमेटली रेट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए, मतलब कैटलिस्ट इतना ज़्यादा डिक्रीज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए। तो इसका आर्ग्यूमेंट देते हैं कि के अरीनियस इक्वेशन है हमारी, अरीनियस इक्वेशन है, कैटलिस्ट हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसकी वैल्यू बढ़ गई तो के की वैल्यू बढ़ गई। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, ये ग्राफ भी देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कम हो जाए, ई ए टू इतनी कम हो जाए कि वो ज़ीरो हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट भी गलत है। क्यों गलत है, इस बात को समझते हैं। तो भाई कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड अप इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज पाथ कम होता है देन दैट ऑफ अनकैटलाइज पाथ। आप ग्राफ से समझ सकते हो, ये क्या आपकी पहले कैटलाइज पाथ की थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये है अनकैटलाइज पाथ की थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कैटलाइज पाथ एक कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड एनर्जी घट जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी भी घट जाती है, और एक्टिवेशन एनर्जी भी घट जाती है तो सेम टेम्परेचर पे अब ज़्यादा रिएक्टेंट पार्टिकल थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करेंगे, इस वजह से रेट बढ़ जाता है। भाई जो हमने ऊपर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करी, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करी, अगर कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को ही घटा दिया, तो एक्टिवेशन एनर्जी को ही घटा दिया, तो अब इस एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या ज़्यादा रिएक्टेंट पार्टिकल की एनर्जी ऐसी हो गई, ज़्यादा रिएक्टेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ऐसी हो गई जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। भाई एक्टिवेशन एनर्जी घट गई, बैरियर ही घट गया। पहले सिलेक्शन हो रहा था 600 नंबर पे, अब सिलेक्शन हो रहा है 500 नंबर पे, तो क्या कुछ बच्चों का अपने आप ही सिलेक्शन हो गया? बिल्कुल हो गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी घट गई, तो ये रिएक्टेंट पार्टिकल भी अब गेम में आ गए क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली अब ज़्यादा हो गई एक्टिवेशन एनर्जी से। तो अब इसके राइट में जितने भी पार्टिकल होंगे, जितने भी रिएक्टेंट पार्टिकल होंगे, वो सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यही करता है कैटलिस्ट। ठीक है, तो अपने को ये बात समझ में आई कि कैटलिस्ट क्या करता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट रेट को बढ़ाता है लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को एक कम करता है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को एक कम करता है लेकिन इतना कम नहीं कर सकता कि जीरो कर दे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट तो ज़्यादा ही होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, और अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि वो अनस्टेबल है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये आपका आर्ग्यूमेंट भी रिजेक्ट हो जाता है। 4 आर्ग्यूमेंट हम रिजेक्ट कर चुके हैं इस बारे में कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है। ठीक है, तो अभी भी कोई हमें स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं मिला। एक रिवर्सिबल रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, कई लोग ऐसा बोलते हैं। वो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आपका सपोज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बराबर है, तो आपका इस तरीके से आपका पोटेंशियल एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट का कर्व बनेगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ से ई ए नेट आप बोल दो ई एफ माइनस ई ए बी, और ग्राफ से आप बोल सकते हो ई ए एफ ई ए बी के बराबर है, तो ई ए नेट
0 हो गया। ये दिखने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ये भी गलत है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? पहली बात, रिवर्सिबल रिएक्शन एक कंबाइंड रिएक्शन ऑफ टू इंडिविजुअल एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन एक रिएक्शन नहीं है, दो रिएक्शन है का कॉम्बिनेशन है। फॉरवर्ड रिएक्शन एक इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन एक इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। सपोज एक हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन A+B से C+D बन रहा है, और इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, और बैकवर्ड रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है, C+D से A+B बन रहा है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इंडिविजुअल रिएक्शन है, और अपने आप में एक ऐसी कैसी रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं। तो अगर ये अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आपका क्या होगा? अगर हमें फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, और ये क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और डेल्टा एच पॉजिटिव है अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कैसी रही होगी? ज़्यादा रही होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आप ज़्यादा बना दोगे और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आप कम बना दोगे। ठीक है, अपने पहले से कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोल दोगे फॉरवर्ड रिएक्शन की। जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करोगे तो ग्राफ को लेफ्ट टू राइट रीड करोगे, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट हो जाएगा रिएक्टेंट हो जाएगा C+D और प्रोडक्ट हो जाएगा A+B। अब आप ग्राफ को राइट टू लेफ्ट रीड करोगे, यानी कि रिएक्टेंट की बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इसको क्या बोल दोगे? एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड रिएक्शन कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जिससे ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच पाए, और इसी को आप बोल दोगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो लेफ्ट टू राइट आप रीड करोगे जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करोगे, और राइट टू लेफ्ट रीड करोगे जब आप बैकवर्ड रिएक्शन की बात करोगे। अगर हम डेल्टा एच की बात करें तो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्लस डेल्टा एच, वो आ जाएगा ग्राफ से देख सकते हो। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्लस डेल्टा एच के। तो यहाँ से डेल्टा एच हमारा क्या आ रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यहाँ से डेल्टा एच विद साइन आएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन करके हमारा डेल्टा एच आता है। ये नेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है इसमें। क्यों नहीं होती है? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्री रिएक्शन है। और अगर चाहे हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, इसकी अपनी एक एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, इसकी अपनी एक एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और दोनों ही पॉजिटिव होंगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ भी यही निकल के आ रहा है कि पॉजिटिव होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी। भले ही डेल्टा एच जीरो हो जाए, लेकिन तब भी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की कुछ होगी, बैकवर्ड रिएक्शन की कुछ होगी, वो तब भी पॉजिटिव ही होंगी। तो ये आर्ग्यूमेंट भी रिजेक्ट हो गया। एक और आर्ग्यूमेंट देते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी में भी जीरो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक, इसका तो मैं एक्सप्लेनेशन की भी बात नहीं करूँगा कि वो लोग क्या देते हैं, क्योंकि बहुत ही वाहियात एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो क्या एक्सप्लेनेशन करेक्ट है वो समझ लेते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हम कह सकते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं कि हमारी एक ये रिएक्शन है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसकी अपनी एक एक्टिवेशन एनर्जी होगी। आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसकी अपनी एक एक्टिवेशन एनर्जी होगी, लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी तो भाई पॉजिटिव ही होगी। रिएक्टेंट पार्टिकल को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है टू रीच अप टू ट्रांजिशन स्टेट, इसी को तो एक्टिवेशन एनर्जी बोलोगे। यहाँ भी रिएक्टेंट पार्टिकल को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है टू रीच ट्रांजिशन स्टेट, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोल दोगे। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा ही होगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, ये डिसाइड होगा डेल्टा एच से, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी तो पॉजिटिव ही होगी। कुछ हाँ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा ही होगा, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट दोनों से ही ज़्यादा होगा। तो हम इसको सपोज यहाँ ले आएँ या यहाँ ले आएँ, आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा ही आएगा। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर भी हो सकता है, लेसर भी हो सकता है, और इवन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट तो सबसे ज़्यादा होगा ही। तो हम
रिएक्टेंट को ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो रिएक्टेंट को सपोज हम यहाँ ले गए तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। और प्रोडक्ट को सपोज हम थोड़ा सा ऊपर ले गए तो क्या, डेल्टा एच कम हो गया। तो यहाँ से हम तीनों केस बना सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच के बराबर भी आ सकती है मैग्नीट्यूड वाइज, एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड डेल्टा एच से ज़्यादा भी हो सकता है, और एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड डेल्टा एच से कम भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हम देख चुके हैं इसके लिए दो चीज़, के ए के बराबर नहीं हो सकता, और दूसरा जो के है वो चेंज करेगा विद टेम्परेचर। तो दो आर्ग्यूमेंट देख चुके हैं, तो ये आर्ग्यूमेंट भी रिजेक्ट हो गया। तो बहुत बहुत अभी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती है। लेकिन अब बात करते हैं मेंटोस कंसेप्ट की। तो मेंटोस कंसेप्ट क्या है, के कैन नेवर बी इक्वल टू ए, बिल्कुल ठीक बात है, के चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन ये ट्रू है मेरे भाई सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्यों नहीं, ये बात को समझते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा अपने आप समझ लेते हैं, तो फिर ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। हम ऐसे लॉजिकल आर्गुमेंट देते हैं, ऐसा रेफरेंसेस का यूज करते हैं जिससे कि हम बता दें कि के अगर चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर के साथ तो आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए के चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर के साथ। अगर कोई ऐसा केस है, कोई ऐसा प्रैक्टिकल डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो अपने आप हम कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, बात कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये बात सच है कि नहीं है, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए अब। लेकिन एलिमेंट्री के लिए बात सच है, ये तो पक्की बात है। जितनी भी हमने बात करी है दोनों आर्ग्यूमेंट के एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए 100% ट्रू है। तो एक्टिवेशन एनर्जी एलिमेंट्री रिएक्शन की हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती। वही कि एक बैट्समैन 1000 बॉल पे 1000 छक्के नहीं मार सकता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। और एक बैट्समैन एक बॉल पे 2 छक्के नहीं मार सकता, इस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव ही होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है मल्टीपल एलिमेंट्री रिएक्शन सीक्वेंस में चल रही होती हैं। अगर हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है तो हम इसके मैकेनिज्म से लिख सकते हैं, और इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, आरडीएस मेथड। आरडीएस होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि स्लोएस्ट स्टेप होता है मैकेनिज्म का। तो हम इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं रेट लॉ, इसका एक बहुत ही फिक्स्ड मेथड है। स्टेप 1 है, सबसे पहले हम रेट लॉ लिखेंगे आरडीएस का। हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्टेप होता है, एवरी स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन है, लेकिन ईच स्टेप कैसा है, एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री है तो हम इसका रेट लॉ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पार्शियल ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा। पार्शियल ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो आप आरडीएस का रेट लॉ लिख लो। आरडीएस एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर कोई इंटरमीडिएट नहीं है इस रेट लॉ में, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के ड्यूरिंग प्रोड्यूस होते हैं और फाइनल प्रोडक्ट में नहीं मिलते हैं, ना रिएक्टेंट में होते हैं ना प्रोडक्ट में होते हैं, रिएक्शन में ही प्रोड्यूस होते हैं और रिएक्शन में ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर इंटरमीडिएट नहीं आता है इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन में तो यही फाइनल है। अदरवाइज आपको इंटरमीडिएट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट को इस रेट लॉ से हटाना पड़ेगा। और कैसे हटाओगे आप, इक्विलिब्रियम स्टेप, जो भी इक्विलिब्रियम आपको स्टेप दिया होगा उसकी मदद से आप इंटरमीडिएट को हटाओगे, और आप ये स्टेप को रिपीट करते जाओगे जब तक सारे इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारा एक एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। सबसे पहले आपको आरडीएस देखना है। आरडीएस होता है स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप का क्या लिखना है, आपको रेट लॉ लिखना है। स्लोएस्ट स्टेप है इंडिविजुअल स्टेप, ये कैसे हैं, एलिमेंट्री हैं। तो स्टेप 1 में बात करें, स्टेप 1 हमारा आरडीएस हो गया। रेट लॉ लिखोगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट। रेट कॉन्स्टेंट क्या है, K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज़ टू द पावर उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो पार्शियल ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा। इसमें इंटरमीडिएट क्या है, फ्लोरीन एटम होता है इंटरमीडिएट। इस केस में फ्लोरीन एटम है इंटरमीडिएट। NO2 और F2 ये तो दोनों हमारे क्या है, रिएक्टेंट हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरमीडिएट है ही नहीं, तो हमारा यही फाइनल रेट लॉ हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 1 + 1 पार्शियल ऑर्डर का सम, जो कि हो जाएगा 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, 2 हो गई। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी पार्शियल ऑर्डर का सम, जो कि इस केस में आ रहा है 2। इसी तरीके से हम अगला एग्जांपल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ट्वाइस NO + O2 गिव्स ट्वाइस NO2। इसमें हमें एक इक्विलिब्रियम का स्टेप दिया हुआ है, एक स्लो स्टेप दिया है। तो स्लो स्टेप हमारा आरडीएस होता है। आरडीएस का रेट लॉ लिखेंगे, रेट हमारा रेट कांस्टेंट K3 के बराबर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस रिएक्शन का रिएक्टेंट जो है
N2O2 और O2 इनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईच रेज टू पावर इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है। यहाँ पे N2O2 क्या है, इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो ना रिएक्टेंट में है ना प्रोडक्ट में है, तो N2O2 क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। तो इक्विलिब्रियम स्टेप से हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। स्टेप 1 से हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है KF/KB यानी कि K1/K2 यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 निकाल लोगे आप, यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर दोगे तो हमारा फाइनल रेट लॉ क्या आएगा, K3 K1/K2 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू द पावर 1। तो हमारा फाइनल रेट लॉ आ गया, क्योंकि इसमें जो NO है और O2 है वो दोनों ही इंटरमीडिएट नहीं है, दोनों ही रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ये फाइनल रेट लॉ आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस 2024 में ही पूछा गया है, नीट में ही पहले पूछा गया है। तो ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, 2 + 1 3 हो जाएगी। के नेट की बात करें तो K3 K1/K2 हो जाएगा। अरीनियस इक्वेशन लगाएं तो के नेट को क्या लिख सकते हैं हम, ए नेट e⁻⁻ इसी तरीके से हम इंडिविजुअल रिएक्शन के लिए भी अरीनियस इक्वेशन लगा सकते हैं। भैया कम ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लगाया, और इंडिविजुअल रिएक्शन जो कि एलिमेंट्री थी उनके लिए भी हमने क्या लगाया, अरीनियस इक्वेशन लगाई। ठीक है, इसको हमने रीअरेंज करा, ए नेट e⁻⁻ इक्वल टू A3 A1/A2 इनर ब्रैकेट के अंदर EA3 + EA1 - EA2/RT। कंपेयर करोगे तो ए नेट हमारा आ जाएगा A3 A1/A2 और EA नेट आ जाएगा EA3 + EA1 - EA2, यानी कि नेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कब है, जब के नेट हमारा क्या है, K3 K1/K2। ठीक है, और K1/K2 तो क्या था हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। ठीक है, तो ये आ गई नेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो नेट एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की क्या आ गई, EA3 + EA1 - EA2। हमें पता है EA3 EA1 EA2 किस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, एलिमेंट्री रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। भाई 3 एलिमेंट्री रिएक्शन थी ना, 3 एलिमेंट्री रिएक्शन कैसे, भाई रिवर्सिबल रिएक्शन भी 2 इंडिविजुअल एलिमेंट्री रिएक्शन की कॉम्बिनेशन होती हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और तीसरी अपने आप में एक सेपरेट एलिमेंट्री रिएक्शन है। और एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमारी EA1 EA2 ये किसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, एलिमेंट्री रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। और हम ये बात देख चुके हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी तो पॉजिटिव ही होगी, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली अलग अलग होगा। और यहाँ पे हम प्लस माइनस कर रहे हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटी में से नेगेटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आ सकता है, जी हाँ कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, 0 आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। ये बात हुई लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी, नेट एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कैसे हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन क्या एक्सपेरिमेंटली ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रीजन क्या है भाई, क्या एक्सपेरिमेंट में ऐसा पाया गया है कि किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव मिली है आज तक, ये बात देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पेन पेपर पे काम करना ज़रूरी नहीं है साइंस में, आपको एक्सपेरिमेंट भी देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली क्या चीज़ है। तो प्रैक्टिकल डेटा अगर हम देखें तो इसी रिएक्शन का 2 NO + O2 गिव्स 2 NO2, इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी पाई गई है, प्रैक्टिकली -4.41 किलो जूल पर मोल। ठीक भैया, हम कैसे मान लें माइनस में पाई गई है, आपने ऐसे ही डेटा लिख दिया। तो मैं आपको सोर्स बताता हूँ, एक रिसर्च पेपर है 1999 का, बहुत पुराना रिसर्च पेपर है, 25 साल पुराना रिसर्च पेपर है। क्या रिसर्च पेपर का टाइटल था, गैस फेज ऑक्सीडेशन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। पूरा नाम बता रहा हूँ, गैस फेज ऑक्सीडेशन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके 3 ऑथर थे, शुखारा, इशिडा और मयूमी। तो 3 ऑथर थे, शुखारा, इशिडा और मयूमी। इन तीनों ने एक अपने रिसर्च पेपर, इनका बहुत ज़्यादा पेज का था, वैसे तो 25-26 पेज का इनका पूरा रिसर्च पेपर था। उसमें से जो हमारी काम की बात थी वो ये थी कि इन्होंने अरीनियस इक्वेशन दी थी इस रिएक्शन की, और अरीनियस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें K = A e⁻⁻ से, तो -EA/R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 530 आ रही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब निकालेंगे तो -4.41 किलो जूल पर मोल आ रही है। यानी कि इस रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 3 साइंटिस्ट शुखारा, इशिडा और मयूमी ने क्या बोला कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी -4.41 किलो जूल पर मोल है। एक्सपेरिमेंटल डेटा सपोर्ट कर रहा है इसको। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर नेगेटिव हो गई तो ऑब्वियसली 0 भी आ सकती है। हम तो नेगेटिव की बात कर रहे हैं भाई, नेगेटिव हो गई। आप सोच के देखो, क्या आज से पहले आपको लगता था एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन किसकी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अगर हम अरीनियस इक्वेशन लगाएं तो K नेट = A नेट e⁻⁻ अगर E नेट पॉजिटिव है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे K नेट की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी।
एंड वाइस वर्सा। लेकिन अगर ई नेट जीरो हो गया तो के नेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। आप कोई भी टेम्परेचर में चेंज कर दो के नेट नहीं बदलेगा। लेकिन अगर ई नेट नेगेटिव हो गया तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू घट जाएगी। भैया आप क्या बात बोल रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट घटेगा? ऊपर वाली रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव है तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा? बिल्कुल घटेगा। भैया कोई एविडेंस दो। तो बिल्कुल मैं रिसोर्स बताता हूँ। सोर्स है KL कपूर वॉल्यूम 5। In many complex reaction observed rate constant is found to decrease with increase in temperature। तो इन्होंने ये जो पूरा मैकेनिज्म हमने लिया था, क्या आया था हमारा ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट, के नेट की बात कर रहा है। ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट मतलब के नेट, K3 K1/K2। K1/K2 क्या था, KF/KB मतलब K इक्विलिब्रियम। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करेगा भाई, इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या है, इस रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि एसोसिएशन है। डिसोसिएशन रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव होता है और एसोसिएशन रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका डेल्टा H नेगेटिव है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है और टेम्परेचर घटाने, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब ये क्या है, ये तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री। जो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। भाई ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन अपना सीधा साधा तरीका है एलिमेंट्री का। एलिमेंट्री में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। एलिमेंट्री की अगर हम बात करें तो ई क्या होगा, उसके लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट क्या करेगा, बढ़ेगा। तो जो K3 है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा। अगर K3 बढ़ेगा और के इक्विलिब्रियम घटेगा, ठीक है, तो क्या होगा, K3 बढ़ रहा है और के इक्विलिब्रियम घट रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे के नेट का क्या होगा, ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल डेटा पे। और एक्सपेरिमेंटल डेटा अपन का क्या कहता है कि डिक्रीज इन के इक्विलिब्रियम with increase in temperature outweighs the increase in Ka, thus K decrease with increase in temperature। मतलब जो डिक्रीज होता है के इक्विलिब्रियम में वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, इंक्रीज इन K3 के कंपैरिजन में। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा घटता है और जो K3 है वो कम बढ़ता है, कम फैक्टर से बढ़ता है। इस वजह से जो K नेट है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि ये बात क्या हो गई, ये बात प्रूव हो गई कि K नेट यानी कि ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बात आप नहीं बता सकते, ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। लेकिन मैं एक्सपेरिमेंटल डेटा की ही तो बैकिंग कर रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंटल डेटा से प्रूव है कि के नेट घट रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग घटना चाहिए था और एक्सपेरिमेंटल डेटा उसको बैक कर रहा है। तो ये बात एकदम सही है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, के हमेशा बढ़ेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, क्योंकि ये आपकी हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। के जो है वो हो सकता है चेंज हो विद चेंज इन टेम्परेचर। ये डिपेंड करता है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। पूरी डिटेल स्टडी यहाँ पे हम कर चुके हैं, ठीक है। रेडिकल रिएक्शन पे वापस आए तो भाई रेडिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट बन रहा था तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ई नेट की बात करें तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। लेकिन रेडिकल कपलिंग रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एक स्टेप है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो कि एलिमेंट्री है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ई पॉजिटिव होगा लेकिन वेरी वेरी क्लोज टू जीरो होगा, क्योंकि ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री एंड एलिमेंट्री रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव ही होगा, पर वेरी वेरी क्लोज टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि रेडिकल अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसलिए उस रिएक्शन की रेडिकल कपलिंग की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है, यानी कि पॉजिटिव होगा पर क्लोज टू जीरो होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।
अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन बहुत फेमस बुक में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन ऑन पेपर ठीक है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये फ्री रेडिकल कपलिंग रिएक्शन के लिए ही एक्टिवेशन एनर्जी जीरो इन्होंने बोला हुआ है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या इन बड़े ऑथर ने गलती करी है? नहीं, गलती नहीं करी है। बहुत बड़े ऑथर हैं, इन्होंने क्या लिखा है, शोज विच ग्राफ शोज जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सा ग्राफ शो करता है जीरो एक्टिवेशन एनर्जी? तो ये तीसरा हो जाएगा। प्रैक्टिकल कोई बात नहीं करी गई है, तो हो सकता है ये एक अच्छा क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ दिया जाए, लेकिन आपको उसकी पीछे की पूरी कहानी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन भाई नीट 2023 में पूछा गया था और 14 फरवरी 2023 को मैंने एक यूट्यूब पे क्लास कंडक्ट करी थी। उसमें बात बताई थी कि एलिमेंट्री रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन 7 मई 2023 को पूछा गया था। 14 फरवरी 2023 को करीब 82 डेज पहले, 80 दिन पहले लगभग मैंने ये चीज़ प्रेडिक्ट करा था। अगर आप वीडियो जाके देखोगे, मैंने बोला था एक क्वेश्चन नीट में स्टेटमेंट बेस्ड के फॉर्म में पूछा जा सकता है, और पूछा गया। एक रिएक्शन की जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by reactant molecule so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy। तो ये एकदम ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ A and R are true but R is not correct explanation of A। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया A। लेकिन NTA तो महान आदमी है, NTA ने हमारा आंसर दिया था C। लेकिन आपको सही बात पता होनी चाहिए भाई। सही बात क्या है कि एक रिएक्शन की जीरो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हो सकती है। ठीक है, पूरी कहानी के बाद मैं भी उल्टा बोल रहा हूँ। ठीक, एनटीए से हम लोगों को भावुक नहीं होना है। ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। एक रिएक्शन की जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है भाई। इसमें तो एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स दोनों ही मान के चलेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो उसकी जीरो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हो सकती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स की तो जीरो क्या नेगेटिव भी हो सकती है। ऑब्वियसली करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सही आंसर इसका ए है, लेकिन एनटीए ने आंसर सी दिया था। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर नीट और मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप चाहो तो इसी पे स्टिक रह सकते हो, लेकिन अगर एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ध्यान रखना कि तब आप ऐसा मत बोलना कि एक रिएक्शन की जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है। हालांकि इसका सही आंसर यही है। मैं इसको किसी से भी चैलेंज कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ इस बात पे कि एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है। प्रैक्टिकल सबूत मैंने आपको दे दिए। अगर एक रिएक्शन की जीरो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हो सकती तो शुखारा, इशिडा और मयूमी तीनों इस एनटीए के आंसर को देख के अगर जिंदा होते तो सुसाइड कर लेते। क्या पता जिंदा भी हो। ठीक, तो सुसाइड मैं नहीं बोलूँगा, चलो करनी चाहिए, लेकिन पर ठीक है ना, मतलब कहने का पॉइंट है एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करी मैंने इसको रिसर्च करने के लिए कि क्या क्या चीज़ों को आपको बताया जाए, ढंग से चीज़ों को एक्सप्लेन करा जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्या ये आपको पहले से पता था, और पता था तो क्या पता था, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सही इन्फॉर्मेशन से ही आप एक बहुत ही बेहतरीन रैंक ला पाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।